नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं वोकैब फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। वोकैब का यह 12वां सेशन है, जिसमें हम 3 वर्ड लेते हैं जिसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उसका इंग्लिश मीनिंग और उसका यूज़ बताते हैं हम। और उसके बाद कुछ सेंटेंस हम लेते हैं, यानी 5 सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और उसके बाद एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपके लिए एक टेस्ट लेते हैं जिससे आप पिछला रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हमें पता चले। तो ठीक है, हम चलते हैं हमारे आज टेस्ट की तरफ। टेस्ट है आपका वोकैब नंबर 29 वोकैब है फलक्रम। फलक्रम क्या होती है? देखिए, फलक्रम का मतलब जनरली अगर हम देखें तो आपने एक तराजू देखी होगी। ये तराजू ये इस प्रकार से रहती है, ये तराजू। और तराजू में जो बीच में रहता है, बीच में जो इन दोनों को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। जहाँ से अपन उठाते हैं, पुरानी एक तराजू होगी जहाँ से अपन हाथ उठाते हैं, तो ये जो चीज़ कहलाती है, ये फलक्रम कहलाती है। ये जनरली टेक्निकल वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? टेक्निकल वर्ड। टेक्निकल वर्ड की बारे में बात करें हम तो एक तकनीकी शब्द है जो कि फिजिक्स में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? फिजिक्स का एक शब्द है ये। किसका शब्द है ये? फिजिक्स का शब्द है। ठीक है, वैसे ये किसी इंसान के बारे में भी बताया जा सकता है। यानी जैसे कि मतलब होता है, जैसे माय फादर इज़ ए फलक्रम, मेरी माय फादर इज़ फलक्रम, यानी मेरे पिताजी क्या है? आधार हैं, मेरे परिवार के लिए आधार हैं, फलक्रम पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए, मीनिंग इसका होगा द मेन थिंग और पर्सन नीडेड टू सपोर्ट समथिंग और टू मेक इट वर्क और हैपन। यानी एक ऐसा मुख्य वस्तु या आदमी जिसको नीडेड ज़रूरत होती है, टू सपोर्ट समथिंग और टू मेक इट वर्क और हैपन, किसी कार्य करने के लिए जिसकी मदद की ज़रूरत होती है। यानी जैसे कि हमें अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, तो वो माता पिता हमारे क्या है? आधार हैं। तो इस प्रकार से फलक्रम का मतलब होता है। ठीक है, फलक्रम के जो हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो सिनोनिम्स जो है इसके, पहला सिनोनिम है पिवोट। पिवोट बहुत प्यारा वर्ड है। पिवोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे माय फादर इज़ ए पिवोट, माय फादर इज़ पिवोट। देखिए, यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिवोट का मतलब क्या हो रहा है? नाउन। नाउन में मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी इस पिवोट का मतलब क्या होगा? महत्वपूर्ण व्यक्ति या इंपॉर्टेंट पर्सन। बेस का मतलब आधार, फाउंडेशन का मतलब भी आधार होता है, बेसिस का मतलब आधार, कोर का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु या केंद्र भाग। तो ये केंद्र के लिए होता है। जैसे कि ही इज कोर मतलब होता है वह केंद्र में है। जैसे माय फादर इज ए कोर, मेरे पिताजी जो है वो केंद्र बिंदु हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या यूज़ किया जा सकता है? ये आपका नाउन के रूप में फलक्रम यूज़ किया जा सकता है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स इसके हैं बेसलेस। बेसलेस का मतलब होता है जो आधार रहित हो। और एनेक्स का मतलब होता है पूरक या पूरक अंश। क्या होता है इसका? पूरक अंश। पूरक अंश का मतलब होता है, देखिए, एक तो चीज़ होती है जो पूरी तरह से डिपेंड हो गए। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए क्या है? फलक्रम है। और माता पिता के अलावा जो हैं तो वो हमारे क्या है? एनेक्स हो गए। एनेक्स हो गए मतलब पूरक हैं, उनकी ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं हम। तो इसका यूज़ जो है वो है माय फादर इज़ द फलक्रम ऑफ माई फैमिली, यानी मेरे पिताजी मेरे परिवार के लिए आधार स्तंभ हैं, आधार हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड के लिए, अस्टूट। इसका जो बात करते हैं हम इसके के बारे में, तो क्या होता है इसका? अस्ट्यूट। अस्ट्यूट इसका वर्ड होगा। और अस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? चतुर। चतुर का मतलब क्लेवर, केनी, ये इस प्रकार के वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे एबल टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन क्विकली। भाई, आदमी जो चतुर होता है वो चतुर क्या कर लेता है? जल्दी से एक सिचुएशन को समझ लेता है। एंड सी हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ, और उस सिचुएशन का किस प्रकार से लाभ प्राप्त लेना है, लाभ प्राप्त करना है, उसके बारे में वो समझ लेता है। तो इसी को बोलते हैं हम अस्ट्यूट। क्या बोलते हैं इसको? अस्ट्यूट। अगर अस्ट्यूट के बारे में बात करें तो ये होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है इसका पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जो होता है, इसके पर्यायवाची जो है क्राफ्टी। ये एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव है, ये किसी इंसान के बारे में लिखा है। जैसे क्राफ्टी मैन, केनी मैन, इंटेलिजेंट मैन, इनसाइटफुल मैन, ये सारे क्या चतुर के संदर्भ में आते हैं। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, है ना। केनी का मतलब भी होता है धूर्त। धूर्त मतलब चतुर्थ। जैसे कि लोमड़ी जो होती है वो क्या होती है? चतुर होती है। तो इस प्रकार से इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। इनसाइटफुल का मतलब क्या होता है? इनसाइटफुल का मतलब होता है जिसकी पहुंच गहरी हो,
गहरी पहुंच रखने वाला। तो गहरी पहुंच रखने वाला क्या होता है? आदमी चतुर होता है। सिनोनिम्स बात करें इसकी, तो सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की बात करें, इनेप्ट। इनेप्ट बहुत प्यारा वर्ड। इनेप्ट का मतलब, एप्ट का मतलब कुशल होता है। जैसे जनरली अगर हम लेना चाहें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक वर्ड भी ले सकते हैं, एप्ट। एप्ट का मतलब होता है कुशल, और इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। कुशल कर्मचारी के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि वो जो मजदूर है वो इनेप्ट है, और ये मजदूर है जो एप्ट है। ठीक है। नेव, नेव बड़ा मतलब, नेव का मतलब होता है मासूम, भोला, बहुत ही बड़ा। जैसे कि राम इज ए नेव, राम क्या है? एक भोला आदमी है, नेव पर्सन है। तो इस प्रकार से राम क्या है? नेव है। नेव मतलब भोला। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे नेव के साथ यहाँ पे आ रहा है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या हो रहा है? वही जो अज्ञात हो, जिसको थोड़ा ज्ञान कम हो, अज्ञानता हो, तो उस प्रकार से उसको बोलते हैं हम इग्नोरेंट। और इसके सिनोनिम्स की इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ है इसका, सबसे पहला है राहुल इज़ एस्ट्यूट इन बिजनेस मैटर। ध्यान रखिएगा, राहुल इज एस्ट्यूट इन बिजनेस मैटर। राहुल क्या है? चतुर है बिजनेस के मामलों में, यानी बिजनेस के मामलों में राहुल क्या है? चतुर है। ठीक है। वोकैब नंबर 31 की तरफ देखते हैं हम। देखिए धीरे धीरे हम हमारा बढ़ते जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और पिछले याद रखिए। ओनस, ओनस का मतलब नाउन के रूप में होता है दायित्व। दायित्व का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, भार। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मेरे पिताजी के ऊपर इस पूरे परिवार का भार है, तो यहाँ पर इस लगा सकते हैं। मीनिंग है समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही जो किसी के कर्तव्य हो या किसी की जिम्मेदारी हो। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है किसी के ऊपर भार है। जैसे हम बोलते हैं कि अभी कलेक्टर साहब ने उसको चार्ज दे दिया, तो उसको चार्ज दे दिया मतलब होता है उसको भार सौंप दिया, उसको जिम्मेदारी सौंप दी। ड्यूटी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आभार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से एंटोनिम्स इसका होगा इररिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ही वर्ड लिया हमने। इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल। आप इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? वो वर्ड आते हैं ना, अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके जो बात करते हैं यूज़ क्या है इसका, इस यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो यूज़ देखिए यहाँ पे, इसका यूज़ है शिवराज सिंह टुक ऑनर्स फॉर इलेक्शन डिफीट। आपको पता है अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, वैसे बहुत समय हो गया, अभी तो अक्टूबर उसमें हुए थे। तो उस समय क्या होता है, उस चुनाव में क्या हुआ, किसको हार का सामना करना पड़ा? किसको हार का सामना करना पड़ा? शिवराज सिंह जी की पार्टी को। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें जो हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, तो उसमें शिवराज सिंह टुक ओनस। ओनस का मतलब होता है उसने जिम्मेदारी ली फॉर इलेक्शन डिफीट। आपको पता है होता ही हमेशा कि कभी भी कोई भी चीज़ इलेक्शन हारते हैं, तो जैसे अभी लोकसभा हुए तो उसमें राहुल गांधी ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें जो हारने वाला होता है वो क्या होता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरे कारण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से शिवराज सिंह टुक ऑनर्स फॉर इलेक्शन डिफीट। ठीक है, अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद। 3 वर्ड देखो अपन ने क्या पढ़े, फलक्रम। देखो रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना मतलब होता है आपको अंग्रेजी पढ़ना आती कि नहीं आती, तो पढ़ना तो सबको आती है, पढ़ना आती है तो पर आ थोड़ी गई दिमाग में। तो फलक्रम का मतलब क्या हो रहा है, जो होता है वो होता है आधार, और उसके बाद होता है अस्तूट। अस्तूट का मतलब क्या होता है, ये चतुर या धूर्त। और ओनस का मतलब क्या होता है, भार या दायित्व। और उसके बाद हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम 50 पढ़ चुके हैं, अब 51वां पढ़ रहे हैं हम। 51वां बहुत अच्छा है। सबसे पहला क्या है, ए बुक और ए वर्क हुज अथर इज नोन। उसको बोलते हैं ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज अथर इज नॉट नोन, यानी एक ऐसी बुक या ऐसा कोई कार्य है जिसके कला के बारे में और जिसके लेखक के बारे में किसी को पता नहीं हो, उसको बोलते हैं एनोनाइमस। क्या बोलते हैं, एनोनाइमस मतलब होता है अज्ञात। क्या होता है, अज्ञात, या फिर गुमनाम। क्या होते हैं इसको, अज्ञात या गुमनाम। ठीक है, इस प्रकार से वर्ड होता है। ये जरूरी क्या होता है, आपने देखा होगा कभी आपकी जो क्लास 11th और 12th की जो इंग्लिश की बुक है, वहाँ पर कोई अगर पोएम लिखी होगी तो उस पोएम के नीचे लिखा होगा एनोनाइमस, है ना। तो एनोनाइमस का मतलब क्या होता है कि इस पोएम का जो रचयिता है वो अज्ञात है, किसने लिखी नहीं पता है, या फिर वो अपना नाम बताना नहीं चाहता। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 52। वन हु इंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर। एक आदमी जो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, वैसे हम उसको बोलते हैं परजीवी।
क्या बोलते हैं उसको, परजीवी। और परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी मतलब होता है दूसरों के ऊपर निर्भर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पराश्रयी। क्या बोलते हैं, परजीवी, या फिर एक और बोले वर्ड तो पराश्रयी। कौन सा वर्ड है, पराश्रयी वर्ड भी होता है। ठीक है, 53 के बारे में बात करें हम तो 53 हो रहा है, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वन हु टेक्स आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहाँ पे होगा हथियार, है ना, आर्म्स मतलब भुजाई नहीं होगा, यहाँ पे आर्म्स का मतलब क्या होगा, हथियार। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी जो आदमी गवर्नमेंट से असंतुष्ट होकर हथियार उठा ले उसको क्या बोलते हैं। तो होता है कभी कभी ऐसी प्रकार से सिचुएशन होती है, जो गवर्नमेंट की नीति और पॉलिसी होती है, उस पॉलिसियों के क्या होता है, उसके खिलाफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेबेल। रेबेल का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोही। क्या बोलते हैं, राज विद्रोही। अगर वर्ड इसका यूज़ करें उसका होता है राज विद्रोही। राज विद्रोही का मतलब जो राज से विद्रोह करता है उसको बोलते हैं राज विद्रोही। द वन हु टेक्स अप आर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के खिलाफ जो आर्म्स उठा लेता है उसको बोलते हैं रेबेल। ठीक है, यहाँ पे जो नक्सलवाद बोलते हैं ना, नक्सलिट, वो जनरली रेबेलियन का ही एक रूप होता है। चलिए आगे दो वर्ड बहुत प्यारे हैं जिनके बारे में आप जानते हो। गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार के लिए। क्या कर, किसके लिए, व्यापार के लिए। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार के लिए। तो व्यापार के लिए अगर कोई चीज़ भेजी जाए, अब सेंट का मतलब होता है भेजी जाती है। वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश, जैसे हमारे भारत देश से अगर अमेरिका में कोई चीज़ भेजी गई, इंग्लैंड में कोई चीज़ भेजी गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सपोर्ट। और हिंदी में बोले तो निर्यात। क्या बोलते हैं उसको, निर्यात। यहाँ पे वर्ड होता है सेंट। सेंट मतलब होता है भेजी गई। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं हम। हमारे जो अगला वर्ड है वो इसका जस्ट उल्टा, सेंट और रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे कि अभी कोरोना में हमने भी कई किट जो है चाइना से मंगवाई है, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हो रही है। तो ये जो गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर फॉर ट्रेड, यानी एक देश से दूसरे देश में अगर कोई चीज़ रिसीव की जाती है, हमने प्राप्त करी, तो उसको बोलते हैं निर्यात की जगह आयात। और आयात के लिए अंग्रेजी वर्ड होता है इम्पोर्ट। क्या लिखेंगे इसका, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयतनी, आयात। क्या लिखेंगे, आयात। आयत, बहुत सारा आयत बोलते हैं, आयत नहीं होता है वो, आयात होता है। क्या होता है, आयात। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट, ई का मतलब होता है बाहर जा रहा है। जैसे इसको याद रखने का तरीका, तो एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, जो बाहर जा रहा है वो हो रहा है। और इम्पोर्ट मतलब इन, इन जो अंदर आ रहा है उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये अपने पांच तो आपके क्या थे वर्ड, 5 वर्ड क्या थे आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और 5 क्या थे आपके, 3 क्या थे आपके, कोई सेंटेंस। तो सेंटेंस इस प्रकार से आपने पढ़े। तो यहाँ पर आपने जो 8 चीज़ें पढ़ी है, 3 तो आपने वर्ड पढ़े हैं और 5 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े। ठीक है, अब आपके पास पिछला जो पढ़ाया हुआ है उसका टेस्ट योरसेल्फ। हमारे पास वन मात्र जो क्वेश्चन है वही है कि क्या आपने पिछले सारी वोकेबलरीज को पढ़ा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की तारीख में मटेरियल इतना अवेलेबल है, आप मार्केट में जाइए वो बुक खरीद के लाइए, यूट्यूब पे जाइए वो कोर्स परचेस कर लीजिए, या वो कोर्स फ्री में मिल रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पर क्या आपके दिमाग में कितना बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है आज की तारीख में। ठीक है, तो अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चन का जवाब है कि हाँ हमने पढ़ लिया है, तभी इन वोकेब के 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, टेंडर के जो है एंटोनिम्स लिखिए, सो के जो एक सेंटेंस बनाइए, और क्लेमर के सिनोनिम्स लिखिए, और कंसेप्ट ऑफ ऑल को सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं, और वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग इसको सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आप इन चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें। कहीं किसी प्रकार का सुझाव हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में सूचित करें, या फिर हमें पर्सनल ईमेल करें, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए।